हेलो एवरीवन। अभी हम लोग टारगेटेड ड्रग्स में तीसरा जो है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स वो शुरू करते हैं। ये जो पहले दो हैं बीसीआर और ईजीएफ ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग एंजियोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स जो हैं उसमें आप पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे VEGFR लिखा है, दिस इज़ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एंड VEGF इज़ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ओके, तो इसमें हम लोग इन दोनों को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं ताकि एंजियोजेनेसिस ना हो सके। एंजियोजेनेसिस हम क्यों करवाते हैं, क्या है मतलब हम क्यों रोकना चाहते हैं एंजियोजेनेसिस? क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं उनको खाना पीना चाहिए ना, उनको भी चाहिए कि वो ज़िंदा रहें, तो फिर उसके लिए जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मिलता है ब्लड से। तो जो कैंसर है, जब बहुत ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी तो उन्हें अपने जो खाने पीने का जो किचन्स हैं वो भी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो वो किचन है हमारी ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स को भी उनको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कैंसर सेल्स जब होते हैं तो एंजियोजेनेसिस होती है साइड बाय साइड। जो VEGF है, दैट इज़ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये एक स्टिमुलस होता है न्यू वैस्कुलराइजेशन का। न्यू मतलब न्यू वैस्कुलराइजेशन सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला जो आता है दैट इज़ बेवासीजुमैब। बेवासीजुमैब, अब मैंने आपको बताया ना कि मैब जब आ जाए तो उसका मतलब क्या है। मैब इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड जू मतलब होमोनाइज्ड। होमोनाइज्ड मतलब कि 5% जो है वो माइस से बनी है, बाकी 95% जो है वो ह्यूमन से बनी हुई है, ह्यूमनाइज्ड है। और हमने देखा कि VEGF है, VEGF ने आगे जाके कन्वर्ट किया VEGFR, मतलब जो मैसेंजर था VEGF ग्रोथ फैक्टर था, ग्रोथ फैक्टर ने आके रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो टायरोसिन काइनेज है। अब जो टायरोसिन काइनेज जब स्टिमुलेट होता है तो फिर आगे डाइमराइजेशन होती है इसकी, और उससे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है ये इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी प्रोटीन्स की। अब इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी प्रोटीन जब होती हैं फॉस्फोराइलेट तो फिर वो इनिशिएट करता है माइटोजेनिक, एंटी एपोप्टोपिक सिग्नल्स और साथ में एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे हमारी वैस्कुलराइजेशन होती है। तो ये क्या करता है, ये एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है और वैस्कुलर परमेबिलिटी वगैरह में इसका रोल होता है VEGF का। अब अगर बेवासीजुमैब, ओके, इसको अगर हम लोग 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ ले लें तो फिर ये हेल्प करता है इन मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर। मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर, साथ में अगर हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो इट इज़ हेल्पफुल इन मेटास्टैटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। साथ में रीनल सेल कार्सिनोमा में भी इट इज़ यूजफुल। ADR इसके क्या है, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सारी की सारी जो एंजियोजेनेसिस ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनके अंदर रिस्क तो होता है कि वैस्कुलर इंजरी, क्योंकि हम इनहिबिट कर रहे हैं ना वैस्कुलैरिटी को, तो इसमें रिस्क होता है वैस्कुलर इंजरी का, ब्लीडिंग का, परफोरेशंस का, तो हीलिंग डिफेक्टिव होना। तो ये सारी जो इसके रिलेटेड है ना, ब्लड के रिलेटेड और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड जो सारी इंजरीज़ हैं वो उसके ADRs में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे ब्लड वेसल में हाइपरटेंशन आ गया, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ गया लीडिंग टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये दोनों जो हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हो सकते हैं। साथ में GI परफोरेशन हो सकता है, ये इसके ADR है। इंट्रावीनस इंजेक्शन हम दे सकते हैं बेवासीजुमैब का। ये हेल्प करता है लॉस ऑफ विजन को डिले करने के लिए। एक जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होती है ना एज रिलेटेड, जैसे जैसे एज होती है तो जो मैक्यूला होती है हमारे आई में उसकी डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो वो जो मैक्यूलर डिजेनरेशन है उसको उसमें जो लॉस ऑफ विजन होता है उसे डिले करता है। इट्स अ वेट टाइप ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, उसमें ये हेल्पफुल है। सीधा इसका विट्रस मतलब जो विट्रस कैविटी, विट्रस ह्यूमर, वहाँ पे सीधा इंजेक्शन लगता है इसका, किसका, बेवासीजुमैब का। तो उससे वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, डिले हो जाती है लॉस ऑफ विजन। अब बिकॉज इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमने ADR देखें तो वो ब्लड वेसल के रिलेटेड है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, परफोरेशंस हो गई, तो दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द हिस्ट्री। जिनके हीमोटाइसिस हो रहा है या ब्रेन में ब्लीडिंग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक ऑलरेडी उसमें ADR उसका ऑलरेडी स्ट्रोक है। अगर ब्रेन में ऑलरेडी ब्लीडिंग हुई है तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनमें वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज़ सुनिटिनिब। सुनिटिनिब जो है नाम से पता लग रहा है IV है, मैब नहीं है, तो इट इज़ ओरल है और इनहिबिट करती है ये PDGFR। PDGFR कौन है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, उसे इनहिबिट करती है। साथ में हम जो पढ़ रहे हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, साथ में CKIT इज यूज्ड इन मेटास्टैटिक रीनल सेल कार्सिनोमा
एंड GIST। तो ये जो सुनिटिनिब है ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है ना, तो सेल के अंदर जाता है और कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है टायरोसिन काइनेज के डोमेन को, ताकि वो जो है टायरोसिन काइनेज जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए। और अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो मतलब वो फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा। सेम वही चीज़ें होनी है कि बेसिकली फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करना है सबने, और ताकि फॉस्फोराइलेशन ना हो और आगे जो सिग्नलिंग है वो न्यूक्लियस तक ट्रांसक्रिप्शन ना पहुंचे और कोई भी ऐसा फैक्टर ना बने जो कि ग्रोथ के लिए काम है। हाइपरटेंशन, रैश, डायरिया, ब्लीडिंग एंड प्रोटीनयूरिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सोराफेनिब। सोराफेनिब भी IB है, दैट इज़ ओरल, और ये कहाँ पे यूज़फुल है, इट इज़ यूज़फुल इन हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में सोराफेनिब। एंड मेटास्टैटिक रीनल कैंसर, मेटास्टैटिक रीनल कैंसर में तो सुनिटिनिब भी यूज़फुल था, सोराफेनिब भी है। ADR इसमें है एनोरेक्सिया, हैंड फुट स्किन रिएक्शन एंड फटीग। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हैंड फुट स्किन में क्या होता है कि यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, एरिदेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ रामुसिरकुमैब। रामुसिरकुमैब जो है वो VEGFR इनहिबिटर है। नेक्स्ट जो आते हैं दैट आर प्रोटियोजोम इनहिबिटर्स। प्रोटियोजोम्स जो होते हैं वो एक पैकेज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटियोजोम में क्या होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे जो कि बहुत सारे इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन्स हैं, जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, उन्हें वो डिग्रेड करते हैं। और वो जो प्रोटीन्स थे वो सेल साइकिल और एपोप्टोसिस वगैरह वाले प्रोसेस को कंट्रोल करते थे, तो उन्हें हम लोगों ने तोड़ के रख दिया। अब क्या होता है कि प्रोटियोजोम इनहिबिटर्स में एक न्यूक्लियर फैक्टर होता है कापा B। ये एक फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यही दिखेगा बुक्स में। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक किसी के साथ बाउंड होता है, जैसे IKB इसके साथ बाउंड होता है, दिस इज़ इनहिबिटरी प्रोटीन। ये जो IKB है जब तक इसके साथ बाउंडेड रहेगी तो वो इसे जोड़ के रखता है अपने साथ, मतलब इसे फ्री घूमने नहीं देता है, इसे साइटोप्लाज्म में ही रखता है, न्यूक्लियस तक जाने नहीं देता। लेकिन जब ये प्रोटियोलिटिक, ये जो प्रोटियोजोम है ये आएगा, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है ना, ये आएंगे, ये इस IKB को तोड़ देंगे और बोलेंगे कि बस अब तेरा काम ख़त्म हो गया, अब उसे आज़ाद छोड़ दे। प्रोटियोजोम क्या ये करेगा, तो प्रोटियोजोम के आने से NF जो न्यूक्लियर फैक्टर है ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा ऐसे जीन्स की या ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाएगा जो एपोप्टोसिस को ओपोज करते हैं। तो NF-kB क्या करता है, नॉर्मली वो ओपोज करता है एपोप्टोसिस को, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है जो एपोप्टोसिस को ओपोज करे या फिर प्रमोट करे सेल प्रोलिफरेशन को। तो कैंसर वगैरह वाले सेल्स में क्या होता है कि ये चीज़ ज़्यादा ही ओवर एक्सप्रेस्ड होती है। नॉर्मली जब हमारी बॉडी है कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, जैसे हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई, DNA डैमेज आ गया, कीमोथेरेपी, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, तब प्रोटियोजोम जो है वो डिग्रेड करता है IKB को, और फिर ये सब होता है कि एपोप्टोसिस ओपोज होती है और सेल प्रोलिफरेशन होती है। ये एक की फैक्टर है ट्यूमर सेल के सर्वाइवल में इन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी ने तो नॉर्मली हाइपोक्सिया हो गया तो बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक उनको एक घर मिल गया है कैंसर सेल्स को। So it is a key factor in tumor cell survival in a hypoxic environment and during chemotherapy also. कीमोथेरेपी में भी वो इस फैक्टर की वजह से बच जाते हैं। तो ये जो बॉर्टिजोमिब है ये एग्जाम्पल है इसकी, बॉर्टिजोमिब, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो क्या करेगा, वो प्रोटियोजोम के साथ बाइंड करेगा और इनहिबिट करेगा उसकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी। तो अगर वो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी इनहिबिट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मतलब हम प्रिवेंट कर रहे हैं, वो इनहिबिटरी वाला जो फैक्टर नहीं है वो जो उसके साथ प्रोटियोजोम के साथ लगा हुआ है, हम उसे इनहिबिट कर रहे हैं कि वो कहीं टूट ना जाए और ये जो NF वाला फैक्टर है वो आगे चल के सेल की प्रोलिफरेशन कराए। तो इस तरीके से हम लोग इनहिबिशन करते हैं प्रोटियोजोम के प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी की, दैट इज़ बॉर्टिजोमिब। बॉर्टिजोमिब जो है वो बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो प्रोटियोजोम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ NF-kB, दैट इज़ न्यूक्लियर फैक्टर। ये हाईली एक्सप्रेस होता है इन MM के ट्यूमर्स में, दैट इज़ मल्टीपल माइलोमा उसके ट्यूमर्स में, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन बॉर्टिजोमिब इज ऑल्सो यूज इन रिफ्रैक्टरी मेंटल सेल लिम्फोमा, MCL। ये MCL ऐसे ये चीज़ें ना याद कर लिया करो, क्योंकि बुक्स के अंदर सिर्फ वो लिखी होती हैं MCL, तो घंटा लग जाता है समझने में कि लिखा गया। तो MCL इज रिफ्रैक्टरी मेंटल सेल लिम्फोमा। देन जो ड्रग है दैट इज कारफिल्जोमिब, ठीक है, ये भी IB है। So yeah, this was all about it. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.